जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, सामान्य हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी ऑल कंपटीशन, ठीक है गाइज। ऑल कंपटीशन यानी कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, लोअर सबऑर्डिनेट, समूह, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऑल कंपटीशन, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्रवेश परीक्षाएं सभी के लिए मुख्य यानी कि विशेष हिंदी, सामान्य हिंदी भाषा का स्वरूप टॉपिक है। भाषा का स्वरूप गाइज, तो देखते हैं भाषा का स्वरूप। तो भाषा का स्वरूप गाइज, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, यानी कि जो जीभ होती है हमारी उसकी ऊंचाई के आधार पर। तो देखिए 4 भागों में बांटा गया जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। विव्रत नंबर 1 है, विव्रत आ, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा? आ, तो विव्रत में आ आएगा। और नंबर 2 देखते हैं, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत तो इसमें आएगा आपका ए ओ। अर्ध संव्रत तो ए ओ। और संव्रत में आएगा गुरुजी, तो देखिए संव्रत में गाइस ई, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ठीक है गाइस। अब देखते हैं सेकंड नंबर 2, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, यानी कि नंबर 1 है अग्रस्वर। तो इसमें देख लेंगे गाइस कौन कौन से आएंगे, छोटी बड़ी, छोटाए बड़ाए, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये आपको याद करने हैं, कंठस्थ करने हैं जब एग्जाम में आएंगे, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखने हैं, यानी कि जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं, केंद्रीय या मध्य स्वर। तो केंद्रीय या मध्य स्वर यानी कि हमारा जो मध्य स्वर होता है ए, छोटा आ, छोटा आ। नंबर 3 देखते हैं, फर्स्ट स्वर। फर्स्ट स्वर मतलब बाद के। तो देखिए बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटाओ, बड़ा ओ, आओ, ओ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में देखते हैं, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ मीन्स मतलब होठ, यानी कि जो हमारे होठ हैं उनकी स्थिति के आधार पर। तो देखते हैं गाइस, फर्स्ट में है प्रसृत, प्रसृत, सहज या अबतूल, ई, छोटी बड़ी, ए। वर्तुल, वर्तुल देखते हैं, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। नंबर 3 देखते हैं, तो अर्ध वर्तुल यानी कि बड़ा आ, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, अब देखते हैं गाइज जिह्वा, यानी कि जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। जब जीभ जो होती है हमारी पृष्ठ टेंशन में होती है, यानी कि तनाव में होती है, तो कैसे स्वर निकलते हैं? तो शिथिल, यानी कि नंबर 1 शिथिल, तो शिथिल में आएगा छोटा, छोटा, छोटी, छोटाऊ। कठोर, यानी कि एक कठोर होता है, जब पृष्ठ टेंशन तनाव में होती है तो बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, ठीक है। मात्रा के आधार पर देखते हैं गाइज, तो मात्रा के आधार पर देखते हैं। तो देखिए मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर गाइज फर्स्ट में है ह्रस्व स्वर, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ए, ओ। दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर होते हैं हमारे जो दीर्घ होते हैं, तो बड़ा, बड़ी, ऊ, बड़ाऊ, बड़ाए और औ, ठीक है गाइज। स्थान के आधार पर, अब स्थान के आधार पर देखते हैं। तो गाइज देखिए नंबर 1 है स्थान के आधार पर कांठ्य, कांठ यानी कि कंठ से निकलने वाले, छोटा और अड़ा, ठीक है गाइज। नंबर 2 तालव्य, तालव्य का मतलब तालों द्वारा, ठीक है गाइज, यानी कि ई। मूर्धन्य मतलब ये हम बोलते नहीं हैं, मन से निकलता है ऋषि, ठीक है। ओष्ठ और होठों से बोले जाने वाले शब्द हैं, छोटाऊ, बड़ाऊ। अनुनासिक मतलब नाक, नाक में बोलने वाले, अनुनासिक, ठीक है गाइज। तो देखते हैं हाँ, यानी कि अड़, जिसे हम अड़ो खाली कहते हैं। नंबर 6 देखते हैं, कंठीय तालव्य। कंठीय तालव्य मतलब कंठ और तालुओं से बोले जाने वाले शब्द।
तो क्या है गाइज, छोटा ए बड़ा ए, ठीक है। कंठ्य ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि कंठ और होठों से बोले जाने वाले शब्द हैं, तो बड़ा ओ यानी कि ओ औ, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। व्यंजन, अब देखते हैं गाइज व्यंजन। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला माला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण क ख आदि यानी कि को खो गो आदि व्यंजन हैं। प्रत्येक व्यंजन छोटा आ से मिलकर पूर्णतः उच्चारित होता है। उनमें से छोटे आ को निकाल देने से उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है, जैसे क ख को खो गो घो आदि। क से लेकर मैं तक व्यंजन वर्ण कुछ 5 वर्गों में विभक्त हैं, ठीक है गाइज। यानी कि कहीं किसी स्थान पर देखिए लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, कोई को कहता है, कोई क कहता है, लेकर मैं तक व्यंजन वर्ण कुछ 5 वर्गों में विभक्त हैं। तो देखिए व्यंजन और वर्ग देंगे। कंपटीशन में आपको गाइज यानी कि कोई भी कंपटीशन हो तो कैसे मिलेगा, क वर्ग के व्यंजन। तो क वर्ग के व्यंजन कौन से हैं, ट वर्ग के, च वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज, ये अक्सर आते हैं, ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन में। तो यानी कि क वर्ग के क्या है, को खो गो घो ड, और ट वर्ग के ट ठ ड ड अण, ठीक है। प फ व भ मैं, ये प वर्ग के हो गए। च वर्ग के हैं च छ ज झ अणो। त वर्ग के त थ दो धो नो, ठीक है गाइज। तो ये सभी आपको वर्ग याद रखने हैं, ठीक है गाइज। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं आपके, बिल्कुल, ठीक है गाइज। वर्ग पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए गाइज आगे चलते हैं। य र ल ब अंतस्थ, य र ल ब अंतस्थ, ये एक स बड़ा श है, ऊष्म है। त्र त्र ज्ञ श्रम संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है गाइज। ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, वर्णों के योग से। क प्लस से श्रेय बन गया, ठीक है गाइज। ये देखते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं ये वाले वर्ण व्यंजन जो हैं, तो को प्लस सो तो क्या बन गया, क्षत्रिय। त प्लस र त्र, ज अणो ज्ञ, शो और रो श्रो, ठीक है गाइज। तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब इनमें जो है संयुक्त रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं गाइज, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है गाइज। तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे हिंदी लगाकर 2 वर्ण बनाए जाते हैं, डो और ड़ो। तो यानी कि डढ़क्कन डढ़लिया, प्रयोग कर सड़ना पढ़ना आदि। इस प्रकार हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। क्वेश्चन आता है गाइज, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं या कितने शब्द हैं, तो 52 याद रखेंगे गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन के लिए, ठीक है गाइज। इनके अंतर्गत इनके अतिरिक्त अनुस्वर चंद्रबिंदु, यानी कि इसे बिंदु कहते हैं, चंद्रबिंदु चांद के सना, यानी कि एक ये आपको दिख रही है चंद्रबिंदु कहेंगे, इसे बिंदु कहेंगे, ठीक है। अनुस्वर यानी कि बिंदु, चंद्रबिंदु, ठीक है गाइज। तथा विसर्ग, तो ये क्या कहलाता है, विसर्ग, यानी कि 2 बिंदियां जो लगाते हैं विसर्ग, भी व्यंजनों के अंतर्गत समझे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। तो ये भी जो है व्यंजनों की स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, व्यंजनों के अंतर्गत समझे जाते हैं, तो इनको भी हम क्या समझते हैं, व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे गाइज, यानी कि बिंदु, चंद्रबिंदु और विसर्ग, ये सब क्या है, व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो गाइज देखते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है गाइज। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर है,
स्वर स्वर यंत्र सुखी मुखी का कल्य। ठीक है गाइज। नंबर यानी कि है वो, इसमें आएगा है कंठस्थ। कंठस्थ मतलब कंठीय, कंठीय मतलब कंठ से बोले जाने वाले हैं। को खो गो घो डो। तालव्य मतलब ताल से। चो छो जो झो अड़ो या और शो। मूर्धन्य है टेठ है डे और डे और अड़े और शो। ठीक है गाइज। वत्स है तो देखिए न ले रस है। दंत मतलब दांतों से बोलने वाले शब्द, तो दांतों से बोलने वाले शब्द हैं गाइज। तो देखिए तो थो दो दो, ये दांतों से बोलने वाले शब्द हैं। ओष्ठ मतलब ओठों से, तो देखिए इसमें अभी नहीं दिए हैं। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठों से बोलने वाले व और फो। ठीक है, वो और फो। आगे देखते हैं। तो गाइस देखिए दंतोष्ठ मतलब दंत दिव्य, दिव्योष्ठ, दिव्योष्ठ मतलब दांत और ओष्ठों से। ठीक है, तो पो फो वो थो मो, ये हैं उच्चारण प्रत्ययन के आधार पर अभ्यंतर प्रत्ययन। ठीक है गाइस, देखते हैं। स्पर्श, स्पर्श मतलब क को खो गो घो टो ठो डो झो तो थो दो धो पो। ठीक है गाइस, फो वो। अब स्पर्श देखते हैं संघर्षी। संघर्षी मतलब जो संघर्षशील होते हैं। तो स्पर्श छूने से चो छो जो झो। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो फिर देखिए थर्ड में संघर्षी शो शो शो। पाशर्विक, पाशर्विक मतलब पाशर्वों द्वारा। तो ले लुंठित, लुंठित रो उत्तिक्षिप्त, उत्तिक्षिप्त डो ढो अंतस्थ या अर्धस्वर यो वो अनुनासिक डो ड़ो ड़ो न मो। मैं ये पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। यानी कि अनुनासिक मतलब नाक नाक में बोलने वाले शब्द। ठीक है गाइज, तो 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे गाइज। क्वेश्चन आता है गाइज अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 1 सही होगा और 3 रॉन्ग होंगे। ठीक है गाइज। संस्कृत में अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही अनुनासिक पंचेश्वर का प्रयोग होता है, जैसे कंठ दंभ आदि, किंतु हिंदी में प्राय इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अनुस्वर का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। उच्चारण प्रत्ययन बाह्य प्रत्ययन के आधार पर। तो देखिए अघोष, अघोष का मतलब है प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन। ठीक है गाइज। नंबर 2 देखेंगे घोष, प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन। पेशीय तनाव के आधार पर, जो हमारी पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, तो जब वो टेंशन में आती हैं तो उसके आधार पर देखिए क्या होता है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। नंबर 1 कठोर, तो कठोर अघोष और महाप्राण व्यंजन। शिथिल घोष और अल्प प्राण व्यंजन। विसर्ग, अब देखते हैं ये विसर्ग आपने ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये विसर्ग। ठीक है गाइज, तो ये क्या है विसर्ग। 2 बिंदुएं जो होती हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। प्रातः, देखिए प्रातः विसर्ग लग गया ना ये, तो विसर्ग का ध्यान रखेंगे गाइज। तो प्रातः, प्रातः के पीछे 2 बिंदी है, उसे विसर्ग कहेंगे। प्रायः, अंतः, करण, दुख आदि, तो ये एग्जाम्पल 4 हैं प्रातः यानी कि विसर्ग के यूज करने। देखिए गाइज चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु आप देख रहे हैं चांद के अनुसार, यानी कि एक डॉट सा है और ऊपर बिंदी है। हिंदी की है अपनी ध्वनि है चंद्रबिंदु, यह संस्कृत में नहीं है। हिंदी की ये अपनी बिंदु जो है चंद्रबिंदु वो हिंदी में है और संस्कृत में नहीं है। ठीक है गाइज, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं आपको। यानी कि चंद्रबिंदु अपनी यह अपनी ध्वनि है और संस्कृत में नहीं है। ठीक है गाइज। इसके उच्चारण के समय
हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। यानी कि इसके उच्चारण के समय जो है, चंद्र बिंदु के जो उच्चारण के समय क्वेश्चन आ जाएगा गाइज, आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय यानी कि हवा कहाँ से निकलती है। ठीक है गाइज, यानी कि ध्वनि चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय यानी कि हवा कहाँ से निकलती है, तो मुंह और नाक दोनों से। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। प्रयोग निम्नलिखित है। गांव, गांव, पाव, बांग, बाद, आंगन आदि। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हवा मुंह और नाक यानी कि मुंह से और नाक से निकलती है बोलते समय। हलंत, अब देखिए गाइज, हलंत क्वेश्चन आ जाता है, हलंत किसे कहते हैं। तो हलंत ये जो नीचे लगे रहते हैं उसको हलंत कहते हैं, छोटा सा वो टंगा रहता है। ठीक है, तो जहाँ दो वर्गों यानी कि हलंत विसर्ग वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहाँ हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे पदमा, पद्मा, तो पै द आदा मैं आ पद्मा, इसको पद्मा कहेंगे। पेट, पट्ठा, वड़ा, खाद्य आदि। ठीक है गाइज, कष्ट के लिए सॉरी गाइज। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। रेफ, तो रेप का मतलब होता है, ये देखिए रेफ। तो रेप, रेप शब्द आप देख रहे हैं, छोटा सा कोमा लगा होता है ऊपर से। ठीक है, तो रे यानी कि रेफ इन्वर्टेड कोमा कह देते हैं, सिंगल कोमा। वर्ण का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेप कहते हैं। जैसे गर्म, धर्म, कर्ज, वर्ण। ठीक है गाइस, इसको हम रेप कहेंगे। चंद्र, अब चंद्र का मतलब है अर्धचंद्र, उसमें बिंदी नहीं होती है, उसको चंद्र कहते हैं। कुछ शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है जिसका उच्चारण ओ, बड़ा ओ के समान होता है। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्र के उच्चारण के समय चंद्र जब बिंदु नहीं होता है तो उसका कौन सा शब्द बनता है। तो चंद्र बिंदु जब अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसके सामने कौन सा शब्द बनेगा, बड़ा ओ। ठीक है, छोटा के सामान नहीं, प्राय अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होता है। जैसे नॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। ठीक है गाइज, शब्द सौष्ठव, अब देखिए शब्द सौष्ठव देखते हैं गाइज। तो शब्द सौष्ठव है क्या, तो शब्द सौष्ठव देखते हैं। एलिजेंस ऑफ वर्ड्स, तो शब्द अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनाता है। वे कहाँ जाते हैं। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला बे हैं, वे हैं, जो, बे, देखिए हलंत लगा है इसमें। ठीक है, ए इन 2 छोटी ध्वनियों से बना है। दूसरा शब्द कहाँ है, यह कै यानी कि हलंत लगा है। यह ए, ह, ओ इन 4 अक्षरों से बना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द जाते 4 अक्षरों से बना है। चौथा शब्द है हैं, 2 अक्षरों से बना है। ठीक है गाइज, हिंदी का शब्द भंडार। तो गाइज देखते हैं हिंदी का शब्द भंडार। ठीक है गाइज, हिंदी का शब्द भंडार, हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। हिंदी में कितने शब्द भंडार बताए गए हैं, 2 लाख। ठीक है गाइज, तो लगभग में इनमें 85% शब्द हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं। शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है, यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं की लगभग जननी है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। हिंदी भाषा की प्रकृति इतनी समन्वयशील और उदार रही है कि विदेशी शब्दों को हिंदी ने अपनी प्रकृति और स्वभाव के आधार पर ढाल लिया है।
ठीक है गाइज, तो देखते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निर्थक। सार्थक देखिए गाइज, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक कहते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर में, आप, विश्वविद्यालय इत्यादि। ठीक है गाइज, तो ये होता है हमारा सार्थक। अब निर्थक शब्द देखेंगे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उनको निर्थक कहते हैं। सार्थक मतलब जिनका अर्थ होता है, निर्थक मतलब जिनका अर्थ नहीं होता है। जैसे धम, फटाफट, फटाफट, चटाचट, फट, टन इत्यादि। कुछ निर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी बोटी, काम धाम, खाना पाना। इनमें ठाट, बोटी, धाम, बाना शब्द निर्थक हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। अन्य कई निर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि स्वयं सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है गाइज, जब वे शब्दों के साथ या वाक्य के मिल जाते हैं। सार्थक शब्द और निर्थक शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, अक्सर आते हैं ऑल कंपटीशन में। ठीक है गाइज, निर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। अन्य कई निर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि स्वयं सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन जब वे शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाती हैं तब सार्थक कहलाती हैं। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, भक भक करती है, रेलगाड़ी जा रही है, घंटा टन टन से बज गया इत्यादि। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखते हैं गाइज, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। रूढ़ी शब्द, रूढ़ी शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। यौगिक जो शब्दों के योग से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंच, वर्षीय इत्यादि। योग रूढ़ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उनको सार्थक अर्थक छोड़ कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उनको योग रूढ़ कहते हैं। तो देखिए गाइज, योग रूढ़ शब्द भी आते हैं, जैसे पंकज, जलद आदि। पंकज शब्द पंख प्लस जय दो शब्दों के योग से बनता है। पक का अर्थ होता है कीचड़, जय का अर्थ होता है उत्पन्न। ठीक है, तो पकज यह ठीक की कलम कीचड़ में उत्पन्न होता है, यानी कि जो कमल होता है, कमल का फूल वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु काई, जोंक, सिंघाड़ा आदि और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती हैं। पर पंकज चीज़ों को न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जल न कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है गाइज, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, यानी कि तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है गाइज, 5 नंबर के कम से कम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आते हैं। देशज शब्द, विदेशज शब्द अक्सर आते हैं। ठीक है गाइज, तो 4 से 5 नंबर के शब्द मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो तत्सम शब्द आपके हो गए संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, चाय इत्यादि। अब देखते हैं देशज शब्द। तो गाइस देखिएगा, जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा के लिए गए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज,
विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो विदेशी शब्द के बारे में जानते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है गाइज, तो विदेशी भाषाएं आप देख ही रहे हैं। तो विदेशी शब्द कौन कौन से कहलाते हैं, यानी कि फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं से जो बाहर से आए हैं। हिंदी में विदेशी शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन आ जाएगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विदेशी शब्दों में किस भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा हैं। तो विदेशी शब्दों में जो है फारसी भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे फारसी भाषा। वीडियो को पूरा देखे करें और उसको नोट्स बनाए गाइस, शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने हाथ से बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, जब खुद मेहनत करते हैं तो पता चलता है, अगर दूसरे की मेहनत करी कराई होती है तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है। फारसी मुगल काल में फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, अतः इसका हिंदी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अरबी तुर्की भाषा के शब्द भी फारसी के माध्यम से ही हिंदी में आए हैं। हिंदी ने फारसी शब्दों के साथ ही उसके उपसर्ग, वे, गैर और प्रत्यय, ई, री, दान, दान, पद भी अपनाए। शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को उपसर्ग, प्रीफिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को प्रत्यय, यानी कि जो शब्दों के बाद यूज होते हैं उनको प्रत्यय यानी कि और कहते हैं। उदाहरण के लिए बंधुत्व में त्वय प्रत्यय है, तो त्वय क्या है, प्रत्यय है। बंधुत्व, तो बंधुत्व में क्या है, प्रत्यय। ठीक है गाइज, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं गाइज, हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। इसके लिए हिंदी ने फारसी शब्दों में अनेक परिवर्तन किए, जैसे ठुका, दुकान, आइन, आईना, आईना, कमीन, कमीना, फरवा, फरवा। फारसी के बाद हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की संख्या सर्वाधिक शासन संबंधी शब्दों की है। हिंदी ने अंग्रेजी के अनेक शब्दों को कुछ हेर फेर के साथ अपना लिया, जैसे लालटेन, लैंटर्न, बोतल, बोतल, कप्तान, कैप्टन, अफसर, ऑफिसर, अस्पताल, हॉस्पिटल, गिलास, गलास, मील, माइल, तारपीन, टरपेंटाइन, सिलेट, स्लेट। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज कूपन, कारतूस, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए जो अंग्रेज लिखते हैं हम, कूपन यानी कि जो रिचार्ज कराते हैं, कारतूस जो बंदूक में चलते हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ठीक है गाइज, हिंदी में प्रचलित तुरूप शब्द डच भाषा का है। तुरूप शब्द कहाँ की भाषा का है, डच। ठीक है गाइज, तो हिंदी में क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि डच भाषा का शब्द कौन सा है। ठीक है, और फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो अंग्रेज, कूपन, कारतूस। चाय, लीची शब्द चीनी भाषा से आए हैं। चाय और लीची, तो देखिए गाइज, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, चाय और लीची किस भाषा से शब्द आए हैं। तो चाय और लीची चीनी भाषा से शब्द आए हैं। कुछ विदेशी शब्दों पर एक नज़र देते हैं। ठीक है गाइज, सारणी में दिए गए शब्दों को किसी भी भाषा के शब्दों से कोई संबंध नहीं है। बंगाल, बंगला, तो बंगला देखते हैं, मराठी, अरबी, फारसी, तुर्की, पोर्चुगीज, अंग्रेजी। तो देखिए, उपन्यास बंगला भाषा का शब्द है। प्राण, प्राण बंगला भाषा का। मराठी का प्रगति, यानी कि ये प्रगति शब्द जो है मराठी भाषा है। लागू, ये भी मराठी का। अरबी, अदालत, इम्तिहान, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो गाइज आपको ध्यान रखने हैं अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, मराठी के, बंगला के, फारसी। आदमी, उम्मीदवार, फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की, कोतल, चकमक, पंचुगीज, कमरा, नीलाम, अंग्रेजी, अपील, इंच। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, कुछ और शब्द हैं। तो गाइज देखिएगा, चुंडांत,
बंगला के शब्द कौन से? चुंडांत, भद्र, गल्प, नितांत, ढका। मराठी के हैं चालू, बाड़ा, बाजू। अरबी भाषा के शब्द हैं एतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल, अमीर, अकल, इलाज, इस्तीफा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं फारसी भाषा का शब्द। तो कमर, खर्च, गुलाल, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजा, आवारा। ये हैं फारसी भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं तमगा, तोप, तलाश, लाश यानी कि लाश, आका, तलाश, बेगम, सुरगा, चुगुल, सौगात, बहादुर, कुर्की। जो कुर्की कर लेते हैं यानी कि कोई गलत काम करता है तो उसकी कुर्की हो जाती है, तो कुर्की ये तुर्की शब्द है। पंचुगीज, पादरी, भारतोल, पेरू। अंग्रेजी शब्द देखिए कलेक्टर। तो कलेक्टर हम हिंदी में जो है डीएम साहब को कहते हैं, यानी कि जो जिला अधिकारी होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कलेक्टर कहते हैं। कमेटी, कोर्ट, टिकट भी अंग्रेजी शब्द है। टिन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, फंड, फीस, फुट। तो ये काय के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं गाइज कुछ और शब्द हैं इनके। अकल, इलाज, इस्तीफा यानी कि एहसान, कब्र, बाग, मोजा, आवारा, सूद, चरखा, मुफ्त, सौगात, बहादुर, कुर्की, कालीन, फंड, फीस, फुट, मील, रेल। तो ये शब्द जो हैं अपनी अपनी भाषाओं के हैं, जो अंग्रेजी के हैं, जो ऊपर से यानी कि उन्हीं लाइन में आप शब्द को चुनिएगा। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। वाचक, अभिधा। शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेत अर्थ मुख्यार्थ का बोध होता है उसे वाचक अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं, जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज, लाक्षणिक लक्षणा वे शब्द जिनका सीधा शब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन बस दूसरा अर्थ लिया जाता है लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जिसे शक्ति के द्वारा लक्षण ग्रहण किए जाते हैं उसे लक्षण कहते हैं। मुख्यार्थ बाध्यत्यो, रूढ़िदोष, प्रयोजनार्थ, अन्योदार्थ, लक्ष्यते यत्सा, लक्षणारोपिता क्रिया। काव्य प्रकाश, जहाँ अभिज्ञा द्वारा अर्थ की सिद्धि में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आश्रित मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ, आरोपित अर्थ ग्रहण कर अवरोध दूर किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक लक्षण शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं तुम, वहाँ लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं बिल्कुल गधा हो। ठीक है, तो बिल्कुल गधा हो का मतलब लाक्षणिक शब्द है। तब यहाँ गधा शब्द जो जानवर के अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कभी जानवर नहीं हो सकता। यहाँ गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकालना जाता है। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ लाक्षणिक है। ठीक है गाइज, तो लाक्षणिक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं व्यंजक, व्यंजना। तो व्यंजक शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है, यानी कि जिनका अर्थ न निकलता हो। लाक्षण इन शब्दों दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, वास्तव में उसका तात्पर्य है कि चोरी के लायक शानदार रात है। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है गाइज, तो देखते हैं रूपांतरण के आधार पर, यानी कि रूपांतरण के आधार पर विकारी लिंग वचन कारक के जिन शब्दों के रूपों में विकास परिवर्तन होता रहता है शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, यद्यपि इत्यादि अविकारी शब्दों का अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये शब्द आगे आएंगे, डेफिनेशन भी आएंगी।
ठीक है गाइज। प्रयोग अनुसार अभिकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं शब्द भेद एक दृष्टि में। ठीक है गाइज, तो शब्द भेद देखते हैं गाइज एक दृष्टि में। तो देखिए आपको 3 लाइनें शब्द जो है हमने पहले 2 लाइनों में बांटा, सार्थक और निर्थक। अब सार्थक जो है हमारा कितने भागों में बट गया गाइज, तो देखते हैं। सार्थक हमारा देखिए बनावट के आधार पर फिर उसके बाद 3 भागों में बट गया है, यानी कि नीचे को डॉट लगता जा रहा है, रूढ़ी, यौगिक, योग, रूढ़ी। अब देखिए सार्थक शब्द, निर्थक शब्द नहीं बटे हैं। सार्थक शब्द कई भागों में बटे हुए हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जो अभी आपको बताए थे। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी 3 भागों में है, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। विकार के आधार पर, अब देखिए विकार के आधार पर है विकार, अविकार। तो विकार में है संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया। अविकार शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो गाइज इनको आप जो है एक एक नंबर के नोट्स बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है गाइज, यानी कि नोट्स बना के विकार के आधार पर शब्द तो 2 भागों में बांट दिए, विकार और अविकारी। अब विकार में कौन कौन से आते हैं तो वो लिख लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है गाइज, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो प्लीज़ गाइज यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाएं ऑल कंपटीशन के लिए, हिंदी विशेष। ठीक है गाइज, यानी कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और उनको बार बार रिवीजन करें। अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और गाइज वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।